हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2023 के जो हमारा 9,999 एमसीक्यू का एक कोर्स चल रहा था, उसका 13वां भाग आज हम करने वाले हैं। 12 वीडियो हम इसके कर चुके हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट भी मैं करवा रही हूँ। ये सभी इसी के ही क्वेश्चन है जो ये 9,999। लेकिन ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूँ, ये जो हमारा जो कोर्स लॉन्च होने वाला है वो 9,999 एमसीक्यू का था, लेकिन क्वेश्चन का जो कुछ क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो वो भी मैंने ऐड करवा दिए हैं। तो करीब 10,100 प्रश्नों का ये आपका कोर्स रहेगा। सुपर डुपर प्रश्न रहेंगे। सभी लोग, जिन लोगों को भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, इस कोर्स को ज़रूर लीजिएगा। इसका जो चार्ज रहेगा वो उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, जितना नंबर ऑफ पेजेस रहेंगे कॉपी के अकॉर्डिंग ही हम उसका, लेकिन जितना मिनिमम चार्ज रख पाएंगे उतना ही आपके लिए रखेंगे, ताकि सभी लोग इसका लाभ ले पाएँ। जिन लोगों को भी आर्थिक परेशानी है वो भी इसका लाभ ले पाएँ, लेकिन सब लोग इसको ज़रूर लगाइएगा और क्वेश्चन लगाइएगा। इसके लिए हम एक टेस्ट ग्रुप भी बनाएंगे, उसमें डिस्कशन का भी एक रखेंगे कि ताकि आप लोग आपस में भी इसका डिस्कशन कर सकें। कोई उत्तर में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका डिस्कशन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें हम बीच में करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से बना है। देखो, पहली पंचवर्षीय योजना आई थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी। उस समय उद्योगों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, उसी समय ही इनका विकास हुआ था। और जो राउरकेला स्टील प्लांट है, पश्चिम जर्मनी के सहयोग से इसका निर्माण हुआ था। और कब हुआ था ये लिखा हुआ है 1965 में, ये भी याद रखना। राउरकेला स्टील संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ है? पश्चिम जर्मनी के सहयोग से हुआ है। और आपसे पूछें कि ये राउरकेला कहाँ पर है, तो उड़ीसा में एक राउरकेला नाम की जगह है, वहाँ पर ये स्थित है। और 1955 में इसका जो स्थापना हुई थी और 1965 से इसने काम करना आरंभ किया था। और इसका उद्घाटन जो किया था राउरकेला इस्पात संयंत्र का, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र था। आपसे पूछेंगे कि भारत में सार्वजनिक स्तर का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो वो राउरकेला इस्पात संयंत्र है। तो ये याद रखिएगा राउरकेला के बारे में। दूसरा, अगर हम पढ़ें कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की बात करें, तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है और ये ब्रिटेन की सहायता से बना था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से बना था? ब्रिटेन की सहायता से, या इसको बोल सकते हैं यूनाइटेड किंगडम या यूके की सहायता से बना था दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी भारत का एग्ज़ाम हो, चाहे एमपी का हो चाहे भारत का हो, हर एग्ज़ाम में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछें भारत का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कौन सा है, तो वो है भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई स्टील संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ में है और उसको सोवियत संघ के सहायता से बनाया गया था। बिहार, जो पहले यूएसएसआर या सोवियत संघ होता था, जो वर्तमान में 1991 से जिसको हम रूस के नाम से जानते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो रूस की सहायता से बना है। तो याद रखिएगा, भिलाई रूस की सहायता से या सोवियत संघ की सहायता से बना है। और आपसे पूछें कि भारत का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कौन सा है या भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कौन सा है, तो भिलाई स्टील प्लांट भारत का या एशिया और प्रोडक्शन के हिसाब से भी सबसे बड़ा एशिया में भी है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स है स्टील का वो भी आसानी से मिल जाता है। बोकारो है वो छत्तीसगढ़ के ही धनबाद का हिस्सा है और जो बोकारो है वो अकबर से भी जुड़ा हुआ है। अकबर ने इसको अपना उपहार के रूप में इसको प्राप्त किया था। और राउरकेला जो इस स्टील प्लांट है उसको उद्घाटन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और इसकी जो नींव है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। राउरकेला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, SAIL इसको बोलते हैं, उसका एक मतलब सबसे बड़े कारखानों में से एक है। एक और क्वेश्चन आता है कि जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है या राउरकेला इस्पात स्टील संयंत्र है वो किस नदी के किनारे पर बना हुआ है? राउरकेला इस्पात संयंत्र किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो आपको याद रखना है ब्रह्मानी नदी। कौन सी नदी के किनारे? राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है वो किसके किनारे बना हुआ है? एक सेकेंड, ब्रह्मानी
राउरकेला स्टील संयंत्र किस नदी के किनारे पे बना हुआ है? तो याद रखिएगा, ब्रह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है राउरकेला संयंत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है, 1960 के दशक में यह बना है, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से बना है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना है? पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से बना है। इसके अलावा जमशेदपुर टाटा स्टील संयंत्र, जमशेद का नाम था, हमें जमशेद जी टाटा का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं ने ही इसको बनाया है जमशेदपुर जो टाटा। और इसकी जो स्थापना हुई थी, ये सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। जमशेदपुर जो टाटा स्टील संयंत्र, उसकी स्थापना 1907 में हुई थी और यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। कैसी है? 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। जो जमशेदपुर टाटा संयंत्र है, वो आपसे पूछें कि वो कौन से नंबर की है, तो वो है 5वें नंबर की है। कहाँ पर है ये? जमशेदपुर में है। टाटा स्टील जो संयंत्र है, जमशेदपुर टाटा ने इसका निर्माण किया। तो ये जमशेदपुर किस राज्य में है आपसे पूछें तो ये झारखंड में है। झारखंड में जमशेदपुर नामक जगह पर जमशेदपुर स्टील प्लांट है। इसका स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। जमशेदपुर से भी आपको पूछा जा सकता है। बोकारो स्टील संयंत्र, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, बोकारो स्टील संयंत्र या बोकारो इस्पात केंद्र भी इसको बोला जाता है। ये भी स्टील का एक सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है। आपसे पूछें कि ये कहाँ पर है, तो ये भी झारखंड में है। झारखंड में एक बोकारो नामक जगह है, वहाँ पे बोकारो स्टील संयंत्र है। और बोकारो स्टील संयंत्र का निर्माण किसकी सहायता से हुआ था? रूस की सहायता से या सोवियत संघ की सहायता से हुआ था बोकारो इस्पात संयंत्र। यह भी याद रखना, बोकारो किसकी सहायता से बना था? रूस की सहायता से बना था। दुर्गापुर किसकी सहायता से बना था? यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन की सहायता से। राउरकेला किसकी सहायता से बना है? पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। तो ये क्वेश्चन है। अगला है, अभी मैंने आपको बताया था, ये भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से बना है? यूके की सहायता से, यूएसए की सहायता से, रूस की सहायता से या जर्मनी? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, आपको याद होगा 1955 में ये बना था भिलाई इस्पात संयंत्र। और ये रूस या यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ बोला जाता है, उसकी सहायता से ये बना था। 1955 में इसका नींव रख दी गई थी और 1967 में ये बनकर तैयार हो गया था। कब हुआ था? 1967 में बनकर तैयार हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में। किस में बना था ये? दूसरी पंचवर्षीय योजना। मोस्टली उद्योग जो हैं, ये जितने भी अपन ने पढ़े हैं, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 से 61 तक जो दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी, उस समय ये बना हुआ है। तो इससे संबंधित यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे बोकारो, देखो बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से बने हैं? रूस या बोकारो जो कि झारखंड में है और सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा बड़ा कारखाना है बोकारो। बोकारो सार्वजनिक क्षेत्र में चौथा सबसे बड़ा कारखाना है। बोकारो भी किसकी सहायता से बना है? यूएसएसआर या रूस की सहायता से। और भिलाई इस्पात संयंत्र भी किसकी सहायता से बना है? रूस की सहायता या यूएसएसआर की। यूएसएसआर को सोवियत संघ बोलते हैं और पहले ये यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ ही कहलाता था। 1991 में इसको ये डिवाइडेशन हो गया तो ये रूस कहलाने लगा। तो ये सोवियत संघ के सहयोग से बना था और भिलाई इस्पात संयंत्र भी और बोकारो इस्पात संयंत्र भी। तो ये आपको याद रखना। अभी वर्तमान में जो भिलाई के मालिक हैं वो शायद कोई दास गुप्ता हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछें, हमारे यहाँ घर के पीछे झांकी लगी हुई है तो वहीं पर आरती चल रही है, तो आपको आवाज़ आ रही है। बोकारो स्टील संयंत्र किसकी सहायता से बना? रूस की सहायता से। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से बना? रूस की सहायता से। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, सभी लोग कमेंट जरूर करते जाइएगा। जिनको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ लोग रेगुलर कमेंट करते हैं जिनसे मुझे उनके नाम याद हैं और कभी वो व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं या हमारे नोट्स परचेस करते हैं तो मुझे पता होता है। जैसे रिसेंटली अभिलाषा, जिन्होंने कल ही हमारा BPSC प्री का नोट्स परचेस किया है, जनरली उनका नाम मेरे पास किसी और नाम से सेव था, क्योंकि आप लोगों के मैसेज आते हैं सेव इट करके, तो जो आप लोगों के DP के पास जो नाम डला होता है उसी नाम से मैं सेव कर लेती हूँ। बाद में उन्होंने बताया कि उनका नाम अभिलाषा है, तो मैं समझ पाई कि जो मुझे मैसेज करती हैं और जो कमेंट करती हैं और जो व्हाट्सएप पर है वही हैं। तो सभी लोग इसलिए मैसेज ज़रूर किया कीजिए।
रूस के बारे में बात करें तो रूस भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से बना है। रूस की जो राजधानी है मास्को है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कमेंट करके बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है पूरे विश्व में। सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत का कौन सा स्थान है विश्व में। अगला क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई? विशेष मतलब स्पेशल, आर्थिक को बोलते हैं इकोनॉमिक मतलब ई, और क्षेत्र को बोलते हैं रीजन, या क्षेत्र जेड भी बोलते हैं जोन। तो इसको बोलते हैं इससे SEZ मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र को बोलते हैं SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसकी जो अवधारणा है या इसका जो सिद्धांत है वो सबसे पहले कहाँ पर आया है? तो वो सबसे पहले आया है चीन में। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ पर आई थी? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले आई थी चीन में। इस विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन इसका आंसर हो जाएगा। और ये भारत में कब लागू हुआ था विशेष आर्थिक क्षेत्र? 1 अप्रैल 2000 से। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा भारत में कब से शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 2000 से शुरू हुई थी। मतलब एक ऐसा क्षेत्र बनाना हमारे देश में कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्थिक गतिविधियाँ एक ही जगह पर क्रियान्वित हो सकें। तो ये चीन ने सबसे पहले ये अवधारणा आरंभ हुई थी और भारत ने 1 अप्रैल 2000 से आरंभ किया था। उद्देश्य इसका क्या था? विदेशी निवेश को बढ़ाना, निर्यात के लिए प्रतिस्पर्धा लागू करना और ऐसा वातावरण पैदा करना जिससे कि बिना परेशानी के ही जो है आर्थिक वातावरण एक सुगम वातावरण बन सके। आपसे पूछें कि भारत पहला एशियाई देश है, ये आपसे ये पूछें कि ऐसा कौन सा एशियाई देश है जिसने सबसे पहले विशेष क्षेत्र की स्थापना की? तो पहला एशियाई देश है भारत। कौन सा है? भारत है। और इसने निर्यात को बढ़ाने के लिए 1965 में कांडला में विशेष क्षेत्र की स्थापना की। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? कांडला हो जाएगा। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो चीन के बाद ये जो अवधारणा तो चीन में हो गई थी, लेकिन जो इस क्षेत्र स्थापित किया था कांडला में, किसने स्थापित किया था? भारत ने किया था। कांडला में ये विशेष आर्थिक क्षेत्र कब बना था? 1965 में बना था। कब बना था? 1965 में बना था। उद्देश्य क्या होता है इसका? निर्यात को बढ़ावा देना। अगला है, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? देखो, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम वो होता है जिसमें भारत सरकार की जो हिस्सेदारी होती है वो 51% होती है। भारत सरकार की 51% हिस्सेदारी वाला उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कहलाता है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा केवल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। पिछली बार मैंने एक क्वेश्चन आपको महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी से संबंधित करवाया था। 2 नवरत्न कंपनियां और जुड़ गई हैं अभी रिसेंटली अक्टूबर में। तो टोटल जो नवरत्न कंपनी है वो 16 हो गई हैं और महारत्न कंपनी है वो 13 हो गई हैं। ये दोनों फैक्टर लिख लीजिएगा। नवरत्न कंपनी 16 हो गई हैं अभी अक्टूबर, अभी कल परसों की ही ये न्यूज़ है और मैंने वीडियो बनाया था करीब 10 दिन पहले। तो ये आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। मैंने वीडियो की कमेंट में भी उसको अपडेट कर दिया है कि नवरत्न कंपनी बन गई हैं 16 और महारत्न कंपनी बन गई हैं 13। इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और प्रणालियों का इसके तहत विकास किया जाता है और इसका पहला कारखाना बेंगलुरु में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको BEL बोला जाता है, इसका कारखाना कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। तो ये याद रखिएगा। ये जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। याद रखिएगा ये कैसा है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, क्योंकि इसकी जो हिस्सेदारी है इसमें भारत सरकार की 51% है। अगला है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग कौन सा है? पूंजी प्रधान उद्योग भारत में कौन सा है? भारत में पूंजी प्रधान उद्योग
देखो पूंजी प्रधान उद्योग वो होता है जिससे आपको ज़्यादा मात्रा में पूंजी प्राप्त होती है। इनमें से अगर आपका आंसर दिया जाए तो वस्त्र उद्योग, पर्यटन उद्योग, इस्पात उद्योग और खेल उद्योग। ज़्यादा इसमें पूंजी जहाँ लगेगी वहीं आपको पूंजी प्राप्त भी ज़्यादा होगी। इनमें से इस्पात उद्योग जो होता है, स्टील या लोह उद्योग, यहाँ पे पूंजी भी ज़्यादा लगेगी और हमको रिटर्न में प्राप्त भी ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस्पात उद्योग होगा। इसमें 1 टन स्टील बनाने की क्षमता स्थापित करने की तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। तो भारत में सबसे बड़ा पूंजी प्रधान उद्योग कौन सा है? इस्पात उद्योग भारत में सबसे बड़ा पूंजी प्रधान उद्योग है। अगला आप खुद ही लगा देंगे। शक्कर की फैक्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या राजस्थान? उसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन ऐसा आता है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चीन की मिलें हैं? चीनी मिलें भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें हैं। देवरिया हुआ, गोंडा, मेरठ, इन जगहों पर है। और भारत विश्व का, आपसे पूछें कि विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ पे होती है, तो सबसे बड़ा जो चीनी है वो चीन में होती है और दूसरे नंबर पे जो होती है वो हमारे भारत में होती है। भारत दूसरे नंबर पर चीनी का उत्पादन करता है। भारत में 1903 से चीनी का प्रसंस्करण आरंभ हुआ था। और कृषि आधारित अगर पूछें, कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो यही चीनी उद्योग ही कृषि आधारित उद्योग है सबसे बड़ा। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में भी मुजफ्फर ज़िला जो है वो सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिंक का सिंबल ये होता है Zn। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर है? उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड संस्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है वो महाअभ्यासिका जिसके बारे में बता रही हूँ, जिसके क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। यही वो महाअभ्यासिका है। एक रामबाण तूफानी प्रश्नों की ये श्रृंखला है। 10,100 प्लस प्रश्न इसमें आपको मिलने वाले हैं। ये 2 बुकलेट आपको मिलेंगी इसकी, जिसमें 5-5 हज़ार करके प्रश्न होंगे 2 बुकलेट में। और क्योंकि हम आपको बाइंडिंग करा के देते हैं, अगर हम एक ही बाइंडिंग करा के आपको देंगे तो पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो मोटी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम 2 बाइंडिंग करा के आपको देंगे। ये MPPSC प्री की जो अभ्यासिका है, हज़ारों प्रश्नों का इसमें संग्रह है। संपूर्ण सिलेबस इसमें कवर है। हर यूनिट के इसमें लगभग 1,000 प्रश्न हैं। करीब 100 प्लस इसमें टेस्ट हैं। सुपर डुपर ये श्रृंखला है। कैसे क्वेश्चन है ये आप देख ही रहे हो। 3 से 4 दिन में इसको मैं लॉन्च कर दूंगी। थोड़ा सा करंट अपडेट कर रही हूँ अक्टूबर का भी, इसलिए इसमें समय लग रहा है। तो जैसे ही ये आएगी आपके सामने तो ये बहुत ज़्यादा तूफान मचा देगी। इसके अलावा आप हमारी ये थ्योरी नोट्स भी ले सकते हैं। अगर आप 2023-2024 की MPPSC प्रीलिम्स दे रहे हैं, सुपर डुपर श्रृंखला के साथ ये नोट्स तैयार किए गए हैं। ये क्या है, इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में आपको हर टॉपिक समझ में आएगा। बहुत ही इजी भाषा में इनको तैयार किया गया है। कुछ फाइलें टोटल हैंड रिटन है। जो टॉपिक आपको कठिन लगते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का भूगोल हुआ, यूनिट 7 हुआ, यूनिट 9 हुआ, यूनिट 10 हुआ, ये पूरे मैंने हैंड रिटन कवर किए हैं। स्पोर्ट्स के जो मेन कठिन जो टॉपिक आ जाते हैं, जो नहीं आता है, स्पेशली जो गर्ल्स रहती हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए बहुत ईजी लैंग्वेज में इनको तैयार किया गया है। इसके अलावा हम इसके साथ एक ग्रुप दे रहे हैं आपको। व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में भी हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। उस ग्रुप में भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। उस ग्रुप में भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिए जाते हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये सभी नोट्स जो 11 बुकलेट टोटल मिलती हैं, 11 बुकलेट आपके घर पे जाएंगी। 2599 प्लस 100 कुरियर चार्ज इसका रहता है। और ये बुक्स आपके घर पे जाती हैं। आपको मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है कि मैम हमको नोट्स लेना है, आपको अपना एड्रेस भेजना है, मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी।
पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट देना है। 6 से 7 वर्किंग डेज़ में ये आपके पास ये पहुंच जाएंगे। ये 11 बुकलेट एक बॉक्स में पैक होकर आपके घर पहुंचती हैं। MPPSC मेंस के भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। टोटल हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। जिस तरह के नोट्स हैं उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ पर से आप सर्च कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे से आप मुझे बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नोट्स भी नहीं लेना चाहते, टेस्ट भी नहीं लेना चाहते, तो भी आप अपना व्हाट्सएप पर मेरा अपना नंबर सेव करा दीजिए हाई लिखकर, वहाँ पे भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गई आपको टेस्ट सीरीज़ और ये हो गई MPPSC प्री के नोट्स, जो कि 2024 और 2023 में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले। इनको पहले पढ़िए और फिर हमारे टेस्ट लगाइए अगर आपने पहले से कोई नोट्स ना हो। अगला क्वेश्चन है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता। आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र, पंजाब व हरियाणा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश व राजस्थान। देखो आपने सुना होगा कि जब ये हरित क्रांति आई थी तो उसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ था वो उत्तर प्रदेश और पंजाब को हुआ था। और जो पंजाब है उस उत्तर प्रदेश का तो क्या है कि जनसंख्या भी ज़्यादा है, क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। पंजाब थोड़ी सी संक्षिप्त जगहों में घनत्व बसा हुआ है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया गया। तो इसका आंसर पंजाब और हरियाणा ही होगा। ये सबसे ज़्यादा उपभोग करते हैं रासायनिक उर्वरकों का, तो याद रखना है। पंजाब राज्य में प्रति इकाई क्षेत्रफल में 190 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर रासायनिक उर्वरकों की सबसे ज़्यादा खपत है। 190 kg पर है, मतलब हर हेक्टेयर पर 190 किलो उर्वरक का उपयोग होता है। पर हेक्टेयर पर 190 किलो जो है उर्वरकों का उपयोग होता है। और सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला यही राज्य है, पंजाब और हरियाणा। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश 138 किलोग्राम पर हेक्टेयर करता है और उत्तर प्रदेश 127 किलोग्राम पर हेक्टेयर करता है। सबसे ज़्यादा जो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करता है वो कौन करता है? पंजाब और हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ पर है? असम में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है या आंध्र प्रदेश में? तातीपाका जो तेल शोधनशाला है वो असम में है, आंध्र प्रदेश में है। तातीपाका जो तेल शोधनशाला है वो कहाँ पर है? तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में है और इसकी जो स्थापना है वो 2001 में की गई थी। तातीपाका तेल शोधनशाला की स्थापना कहाँ कब की गई थी? 2001 में की गई थी। और ये पेट्रो उत्पादों को उत्पादन करने वाली, मतलब पेट्रोल उत्पाद बनाने वाली ONGC की पहली तेल रिफाइनरी है। ONGC की पहली तेल रिफाइनरी है, जो कि तातीपाका तेल रिफाइनरी जो है वो पेट्रो उत्पादों का उत्पादन करने वाली, ये पेट्रो जो केमिकल हैं उनका उत्पादन करती है। और ये रोज़ में 220 टन कच्चे तेल को संभाल रही है। कितने? 220 टन। ONGC की स्थापना कब हुई थी? ONGC की स्थापना हुई थी 1956 में और इसको 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा, ये ज़रूर याद कर लेना कि ONGC जो कंपनी है उसको महारत्न कंपनी कब बनाया था? तो ONGC को 2010 में महारत्न कंपनी बनाया था और ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, 3 राजधानियां हैं हमारे जो भारत की, ऐसा ये पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। और इसकी जो अगर हम कार्यकारी राजधानी बात करें पूरे जो ऑफिशियल वर्क के लिए, तो वो है विशाखापट्टनम। विधायी राजधानी जो है, पॉलिटिकल जिसको बोले, वो है अमरावती। और न्यायिक राजधानी है कुर्नूल। तो 3 राजधानियां हैं इसकी आंध्र प्रदेश की, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।